बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टोरी नेम नेक नियत। सुबह सुबह आए बड़ी आपा के फ़ोन ने हम सब बहन भाइयों को मुतहरिक कर दिया था। मंजली आपा ने मुझे फ़ोन करके मुतला किया कि 2 दिन बाद बड़ी आपा का नुज़ूल हो रहा है, सो तैयारी पकड़ो। एक ही शहर में आबाद सब बहन भाइयों में ये खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिसने सबको अपनी लपेट में ले लिया। सब अपने काम छोड़ छाड़ आपा के आने की खुशी में नहाल हो गए। हर साल हम घर की अलमारियों, पेटियों, ट्रंकों को आपा की आमद पर ही साफ करते। हर घर से मुख्तलिफ अशिया और कपड़ों के कई थैले तैयार हो जाते। आपा कभी अकेली आती तो कभी 1-2 बच्चों को साथ ले आती। 8-9 घंटे की मुसाफत पर उनका शहर था और जिस इलाके में वो रहती थी वो खासा पसमानदा था। आसपास गरीब तबका रहता था, कदरे देहाती माहौल था उनका। अब्बा के किसी रिश्तेदार ने ये रिश्ता करवाया था और उन्होंने भी बिला सोचे समझे इतनी दूर देहात में रिश्तेदार खातून की बात पर यकीन करके कि शरीफ खानदानी लोग हैं, बेटी ब्याह दी। इसमें तो कोई शक नहीं कि आपा के ससुराल वाले शरीफ और नेक नाम थे, मगर आपा के शौहर कंजूस बहुत थे। इस कंजूसी को आपा ने तो सादगी का नाम दे रखा था, मगर हमें तो वो हमेशा महा कंजूस ही लगे। अच्छा खासा कमाते थे, मगर हमने अपनी आपा और उनके बच्चों को हमेशा आम से लिबास में ही देखा। कई बार हमने हंसकर तंज किया, मगर ये तंज हमें बहुत महंगा पड़ जाता। किफ़ायत शुआरी के फ़वाइद और फजूल खर्ची के ऐसे दिल दहला देने वाले बयान सुनने को मिलते कि हम कानों को हाथ लगा लेते कि हमारी तौबा, जो हम उनको आइंदा कुछ कहें। वो जब भी मिके आईं, हंसती हुई आईं और रोती हुई गईं। यही कलक कि मुझे इतनी दूर क्यों ब्याहा, मुझसे क्या दुश्मनी जो मुझे इतनी दूर पटका। अब्बा मरहूम जिंदा होते तो वही इस सवाल का जवाब दे सकते थे। अम्मा तो चुप साध लेती। हाँ, उनका रोना और परेशानी देखते हुए अम्मा ने हम सब बहन भाइयों को एक ही शहर में ब्याहा। कोई मौका होता हम बहन भाई इकट्ठे हो जाते और ऐसे मौका पर आपा की कमी को बहुत महसूस करते। आपा फ़ोन पर चहकूं पहकूं रोती, हम तसल्ली देते। तुम लोग कितने मज़े करते हो, आए दिन किसी न किसी बहन भाई के बच्चे की सालगिरह में इकट्ठे हो जाते हो, या अम्मा तुम सबको अपने घर बुला लेती हैं। खूब दावतें उड़ाते हो तुम लोग। मैं कभी माँ के हाथ के जायके को तरसती हूँ तो कभी छोटी के हाथ के पाए खाने को दिल ललचाता है। ये मेरा ही दिल जानता है। वो रुंधी आवाज़ में कहती तो हम उनके दुख पर अफसरदा हो जाते। बात तो ठीक थी, हम सब मिलकर बहुत इंजॉय करते। भाभी दलीम बनाती तो नंदों के घर डोंगे भिजवाना कभी न भूलती। मैंने निहारी बनाई तो बड़े भैया के यहाँ भिजवा दी। छोटे भाई को मेरे हाथ की फ़िश फ्राई बहुत ही पसंद थी तो अक्सर ही बनाकर मियाँ के हाथ रवाना कर देती। अम्मा को मंजली आपा के हाथ का पुलाव पसंद था तो वो छुट्टी वाले दिन पुलाव बनाकर अम्मा के घर ले आती। गर्ज एक ही शहर में रहने के बायस हम एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते और गम में साझे। ऐसे में बड़ी आपा का दुख सिवा हो जाता और हम उनके आने पर सारी कसर पूरी कर देते। अम्मा के घर रोज़ जमा हो जाते, पकवान बनते, आपा और हम सब का दिल खिला खिला रहता। जो भी बहन भाई आपा की दावत करता तो बाकी भी सब वहीं इकट्ठे हो जाते, हंसते खिलखिलाते हफ्ता 10 दिन पर लगाकर उड़ जाते। और जब आपा की रवानगी के टिकट आ जाते तो सब अफसरदा हो जाते। उनके शहर सिर्फ एक ही रेलगाड़ी जाती थी, उसके टिकट के हसूल के लिए अलग तगदो करना पड़ती। सुबह शाम स्टेशन के चक्कर लगाए जाते, गाड़ी एक मुसाफिर ढेर। टिकट्स की बुकिंग हफ्ता पहले लोग करा लेते तो दूसरों के लिए परेशानी में इजाफा हो जाता। आपा की परेशानी दीदनी होती, आने की भी खुशी और जाने की भी जल्दी। घर सारा तलपट पड़ा होगा, अभी बच्चियां इतनी बड़ी कहाँ हुई हैं कि घर संभालें। स्कूल कॉलेज से आकर थक जाती होंगी। ये तो तुम लोगों की मोहब्बत मुझे खींच लाती है, वरना अपने स्कूल जाते बच्चों को छोड़कर कौन आता है। हमारे साथ साथ सामान की मोहब्बत भी खींच लाती है। मेरी धीरे से की गई सरगोशी पर मंजली ने मेरा हाथ इस जोर से दबाया कि मैं सी करके रह गई। क्यों हमें बेनुक्त सुनवाने का इरादा रखती हो, अभी शुरू हो जाएंगी। छोटी ने भी आंखें निकाली। वो फ़ोन पर बच्चियों को जल्दी आने की तसल्ली देती, हालांकि हम जानते थे कि उनके बच्चों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। दूल्हा भाई दाल सब्जी बनाने में तो माहिर थे, रोज़ दुकान से आकर हांडी चढ़ा देते होंगे, मगर आपा की परेशानी चेहरे से हवेदा ही रहती।
बड़ी बहन होने के नाते उनका ना सिर्फ हम पर रोब था बल्कि हमारी मजाल ना थी कि हम उनके आगे चूं चुना कर सकें। हमारी क्या अम्मा की भी मजाल ना थी कि उन्हें किसी बात पर रोक टोक सकें। वो सबकी फिक्र में हलकान रहती, एक एक बहन भाई को मशवरे देती। हम बहनों के ससुराल में आकर यूं हमारे ससुरालियों में घुल मिल जाती कि जाते वक्त हमारी सासें भी उनको तोहफतन बहुत कुछ दे दिलाकर रुखसत करती। कितने ही दिन उनका तज़किरा हमारे ससुरालियों की जुबान पर रहता है। कई बार तो गुस्सा भी बहुत आता कि वो आकर हमारी अहमियत कम कर देती थी। सुबह सवेरे उठकर नमाज कुरान पढ़ती, सास ससुर को नाश्ता तक बनाकर दे देती, उनके पास बैठकर घंटों उनके पुराने किस्से सुनकर सर धुनती और फिर सास के सामने हमारे खूब लत्ते भी लेती कि इनको इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है, बहुओं से ठीक तरह काम क्यों नहीं लेती। हम बहनें तप जाती मगर खामोश रहती। बाद में सब मिलकर खूब भड़ास निकालती कि देखो अपा वैसे तो अपने आप को बहुत अक्लमंद गर्दानती हैं और ससुराल में बहनों की खामियों की निशानदही करके जाती हैं ताकि वो हम पर दिन रात तंज के तीर चलाया करें। आपा को स्टेशन छोड़ने के लिए काफिला तैयार हो चुका था। बड़े भैया की गाड़ी में आपा उनकी फैमिली के साथ बैठी थी। हम सब भी अपनी अपनी सवारियों में सवार थे। गाड़ियों की डिक्कियां सामान के थैलों और बोरों से भरी हुई थी। एक रक्शे पर अलग सामान लदा हुआ था। आपा ये सब आप अकेली कैसे लेकर जाएंगी? बड़े भैया का ये कहना गजब हो गया। सर पर उठाकर लेकर जाऊंगी। उन्होंने घूरा। भैया कसियाने से हो गए। अकल सठिया गई है तुम्हारी, ट्रेन में जाएगा ये सामान, मैंने क्या हाथों में उठाकर ले जाना है? जवार भैया तो इसलिए कह रहे थे कि आप अकेली ट्रेन में कैसे इतने सामान का ख्याल करेंगी, फिर उतारने में भी मसला होगा। मंजली ने भैया का कसियाना चेहरा देखकर आपा को वजाहत दी। सब हो जाता है, तुम बस किसी तरह इसको डब्बे के अंदर पटक देना, बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगी। बहुत से मुसाफिर बड़े रहमदिल होते हैं, सारा सामान सेट कर देते हैं और उतारने का भी कोई मसला नहीं, तुम्हारे दूल्हा भाई स्टेशन पर लेने आ जाएंगे। आपा लापरवाही से कहती सारा सामान अपनी निगरानी में मुतल्लिका डब्बे के सामने इकट्ठा करवाने लगी। गाड़ी आने से कोई घंटा पहले आपा स्टेशन पर पहुंचने का वावेला करती, सबके समझाने का भी उन पर खाक असर न होता। गाड़ी मेरी रिश्तेदार नहीं है जो मेरे इंतजार में सूखेगी। उनकी परेशानी देखते हुए हम वक्त से कहीं पहले स्टेशन पर मौजूद होते। बच्चे स्टेशन पर खूब मटर गश्त करते, हम भी बड़े शौक से स्टेशन की रौनक देखने में मगन हो जाते। साल में एक बार हमारे लिए स्टेशन की ये सैर किसी एडवेंचर से कम ना होती। जब तक गाड़ी न आती हम पकौड़ों, बोतलों और अलम गलम चीज़ों से अपने पेट भरते रहते, साथ साथ आपा की दुहाइयाँ भी सुनते। इस हनी को तो प्लेटफार्म से दूर ही रखो, अचानक ही गाड़ी आ जाती है, कोई मसला हो गया तो फुप्पो का नाम बदनाम होगा कि स्टेशन छोड़ने आया था। अल्लाह खैर रखे आपा, अब ऐसा भी कोई अंधेर नहीं मचा। गाड़ी आने से पहले घंटी बजती है, ऐलान होता है, प्लेटफार्म पर गाड़ी की धमक गूंजती है। आप भैया ने आपा की बात को हंसकर उड़ाया। अच्छा मेरे भाई, जो तुम्हारे जी में आए करो, शतर बेमहार छोड़ दो इन बच्चों को, कोई बगल में दबोच कर ले गया तो मुझे कोसते रहना सारी उम्र। आपा की बात पर हम सब की खीखी शुरू हो गई। उनकी बेजा परेशानी और इस किस्म की गुफ्तगू से हम ऐसे ही हिज उठाया करते थे। सवेरा, तुमने वो वाला सूट रख दिया था जिसके दामन पर कढ़ाई थी? तुम कह रही थी ना कि ये आज आखिरी बार ही पहनूंगी, दिल भर गया है इससे। हाँ अपा, रख दिया है। दुपट्टा भी उसका ब्रोशिए का है, जो भी पहनेगी खूब उठेगा उस पर। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें तसल्ली दी। लेने वाली बात तो खूब याद रखती हैं, हाँ लाने वाली बात पर हाफजा कमजोर हो जाता है। मेरी की गई सरगोशी पर चोटी ने फिर मेरे बाजू पर चुटकी काटी। मैंने हंसकर बाजू सहलाया। देखना जरा, कल स्टेशन से घर पहुंचते ही आराम का भी टाइम नहीं मिल पाएगा। बड़ी मुश्किल से नाश्ता और नींद पूरी करूंगी। सब पहुंच जाएंगी मेरे मेके से आया सामान देखने के लिए। एक एक चीज ऐसी खुश दिली से देखेंगी कि दिल खुश हो जाएगा मेरा। पूरा साल इंतजार करती हैं मेरे यहाँ से वापस आने का। मेरी जरा सी मुशक्कत साल भर की राहत का सबब बन जाती है। उनके जरा सी मुशक्कत कहने पर हम सब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सबकी कमर दोहरी हो जाती थी सामान पैक करने और लोड करवाने के दौरान। बाज औकात जिस जगह डब्बे के आने के इम्कान होते उससे 10 गज दूर डब्बा रुकता। सामान उठा उठा कर भाई दौड़े लगाते। रश के अंदर आपा को किसी तरह चढ़ाया जाता। लोगों को धक्के मुक्के मारकर आपा का साजो सामान चढ़ाते।
बेचारे भाई लोगों की तमस्कर भरी निगाहें और फजूल गोई बर्दाश्त करते। एक भाई अपनी पसलियां चटखाता अंदर चढ़कर सामान एक जानिब पकड़ कर रखता जाता। इतने में गाड़ी विसल दे देती। हमारे दिल धक धक कर रहे होते। हम खवातीन बच्चे संभाले धड़कते दिल के साथ ये मंजर मुलाहिजा कर रही होती। जो ही गाड़ी रेंगना शुरू होती, बच्चों की चीखों पुकार शुरू हो जाती। बाबा गाड़ी में रह गए, बाबा बाहर आओ, हाय चाचू हमारे बाबा, वो चिल्लाते ही रहते। गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती और कभी छोटे भैया तो कभी बड़े भैया छलांग लगाकर गाड़ी से कूदते। कितनी ही मर्तबा धड़ाम से नीचे गिरे, कोहनियां छिली। आपा पूरे रास्ते उनकी तरफ से फिक्रमंद होकर जाती और हम आपा की तरफ से फिक्रमंद रहते कि पता नहीं कैसे सफर में सब संभालेंगी। अम्मा अलग घर में परेशान होती। तुम सब ने भी तो ये नया ढंग निकाला है सफाई सुथराई का, सारा काट कबाड़ इकट्ठा करके दे देंगे उसे। पता भी है कितनी परेशानी उठानी पड़ती है उसको। स्टेशन पर मियाँ से अलग सलवातें सुनेंगी कि सारा डंडा बाजार इकट्ठा करके ले आई। अम्मा हम पर बरहम होती तो हम मुस्कुरा देते। अम्मा आप ज्यादती कर रही हैं, अच्छी खासी महंगी चीज़ों को आप काट कबाड़ और लंडा कह रही हैं। मंजली आपा बुरा मान गई। हम तो आपा की मोहब्बत में देते हैं कि कितने शौक से ले जाती हैं। मैंने भी अम्मा को जताया। इस शौक में एक बार वो गाड़ी से उतरते हुए हड्डी तुड़वा चुकी है, पर पता नहीं उसका आने जाने से मन क्यों नहीं भरता। अम्मा उनकी परेशानी के ख्याल से परेशान हो गई। यहीं पर अपनी काम वालियों और मोहल्ले पड़ोस में गरीब गुरबा को दे दिलाकर फारग कर दिया करो। खबरदार जो आइंदा तुमने उसको इतने लंडे बाजार के साथ रुखसत किया, इस कंजूस की तो वो आदत और पुख्ता हो जाएगी। जो 2-4 आने बच्चों पर खर्च करता है उससे भी हाथ खींच लेगा। हर चीज यहाँ से जो चली जाती है। अरे छोड़े अम्मा, अगर हम बहन को नहीं देंगे तो और किसको देंगे। हमारी काम वालियां हमसे काम का मुआवजा लेती हैं, अगर उनको इतना कुछ दे दें तो सर पर चढ़ जाएंगी, 100 नखरे दिखाएंगी, आए दिन छुट्टियां करेंगी। नेकी का जमाना नहीं रहा, इसीलिए अक्लमंदी इसी में है कि उनको ज्यादा मुंह ना लगाया जाए, बस उनके काम का सही मुआवजा उनको वक्त पर थमा दिया जाए। भाभीियों ने भी मेरी बात की तायद की। अम्मा आपा हमारी अपनी हैं, उनको सामान देकर हमें खुशी होती है। हमारे लिए तो ये आउट ऑफ फैशन चीज़ें हो जाती हैं, मगर आपा के हाँ तो ये चीज़ें खरीदना तो दूर की बात, किसी ने देखी भी नहीं। अच्छा है हमारी बहन का घर भी खूब सज जाए, उनकी बच्चियां अच्छा पहनावा पहने। आपा के तन पर हमारे दीदा जेब कपड़े सजेंगे तो हमारी ही इज्जत होगी। छोटी ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया तो अम्मा बुड़बुड़ाकर खामोश हो गई। जब तक बड़ी अपा का वहां पहुंचकर फोन नहीं आ गया, अम्मा ने हम सबको हुलाए रखा। सबके घरों में अच्छी खासी गुंजाइश निकल आई थी। हम सब ने मिलकर मार्केट के चक्कर लगाए, नए पर्दे, बर्तन, बेडशीट्स खरीदी। मौसम के हिसाब से कपड़ों के लिए शहरों का ढेरों रुपया बर्बाद किया और अपने दिल को तस्कीन पहुंचाई। वैसे हम ना सोचो, अगर आपा हर साल ये चीज़ें ना लेकर जाएं तो हमारे घरों में कितना फालतू सामान इकट्ठा हो जाए। हाय ऐसे फासद ख्याल को अपने जहन में जगह ना दो। अल्लाह हमारी आपा को लंबी ज़िंदगी और हिम्मत दे कि यहाँ से हमारा फालतू सामान इसी ज़ोको शौक से ले जाया करें। हम सब ने मुस्कुराते हुए आमीन कहा। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। आपा ने बड़ी बेटी का रिश्ता तय कर दिया था, पहली बच्ची की शादी थी, सबको लाजमी आने की ताकीद की। हम सब भी जाने के लिए पुरजोश हो गए। बच्चे भी बहुत पुरजोश थे। आपा ने अपने इलाके का नक्शा भी ऐसा खींच रखा था कि सबको उनका इलाका देखने का इश्तियाक हो रहा था। ट्यूबवेल पर नहाने का तो उस्मान को जुनून था। रसीले फलों के बागात देखने को दिल हमक रहा था। सो सबने ही तैयारी पकड़ ली। अम्मा का भी जाने का दिल तो बहुत था, मगर जोड़ों के दर्द से मजबूर घर में ही रुकना पड़ा। टिकटें करवाई और पूरे डब्बे में हम सब बराजमान हो गए। बर्थ पर लेटकर एंजॉय किया तो कभी स्टेशन पर उतरकर बच्चों ने सेल्फियां ली। रेलगाड़ी में किया गया नाश्ता भी मज़ा दे गया। लो भाई आपा का शहर आने वाला है, सब अपने अपने सामान की तरफ ध्यान दो, गाड़ी ज़्यादा देर नहीं रुकेगी यहाँ। सामान लेकर दरवाजे की तरफ रखना शुरू करो। मैंने आपा की हिदायत के मुताबिक सबको अहकामात जारी किए। सब ने हुक्म की तामील करते हुए गेट की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। गाड़ी रुकते ही उल्टे सीधे बैग नीचे फेंके, सब ने छलांगे लगाईं और काफिला बड़े से प्लेटफार्म पर खड़ा हो गया। पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था। चंद सवारियां उतरी
और चढ़ी थीं। चकराते सर के साथ हमने जो अतराफ में नजर दौड़ाई तो एक और काफले को अपनी सिमत आते देखा। आपा बच्चों और शोहर समेत हमें लेने आई थीं। 5-6 रिक्शों और मोटरसाइकिलों पर ये काफला आपा के घर की तरफ रवां दवां था। 14 मरले पर फैला आपा का घर सादगी और नफासत का नमूना था। ये बड़ा सहन, एक तरफ पर बने 7-8 कमरे, किचन, सादा सा बाथरूम, एक तरफ बने मुर्गियों के डरबे। दोपहर को तंदूर गरम गरम रोटियों से भर जाता, हैंड पंप से इस्तेफादा किया जाता। यूं लगा हम किसी देहाती माहौल में आ गए हों। आपा को भी पता नहीं बचत करने का इतना ख्याल क्यों है। ना तो घर में ढंग के 4 बर्तन हैं और ना किसी किस्म की आराइश। हालांकि मेके से इतना कुछ लेकर आती हैं, मगर हमारी दी गई एक भी चीज घर में नजर नहीं आ रही। मुझे आपा के इस सादा से घर को देखकर बेतरह गुस्सा आ रहा था। हद है किफायत शौरी की भी। पता नहीं हमारी दी गई चीजें कहाँ की हैं, चाहे बेचकर बेटी का जहेज तैयार कर लिया हो। हालांकि पता भी है कि मेके वाले देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मगर आदत से मजबूर हैं। बड़ी भाभी को तो आपा के खिलाफ कुछ बोलने का मौका चाहिए था। आपा के घर सारा दिन सादा सीधे हाथी औरतों का तांता बंधा रहता है। ये बड़े देगचे में से किसी को सालन का डोंगा भर कर दिया जा रहा है तो किसी को अनाज के दाने थैले भर भर कर। शादी की रस्में शुरू हुई तो सब औरतों ने आपा का काम ऐसे संभाल लिया गोया उनके घर का फंक्शन हो। क्या सफाई सुथराई, खाना पकाना, मेहमानों को संभालना, सब कुछ उन औरतों ने अपने हाथ में ले लिया। हमें बिठाकर खिलाती और खुश होती। कब हमारे कपड़े इस्त्री होते, धुलते, हमारी बिखरी चीजें कौन समेटता, हमें पता ही नहीं चलता। हम तो बस आपा के घर इंजॉय करने आए थे। बच्चों का भी खूब दिल लगा हुआ था। शादी होते ही हमने आपा से जाने की इजाजत चाही। लो, ऐसे कैसे चली जाओगी? जिनकी दावतें आई हैं वो तुम्हें ऐसे थोड़ी जाने देंगी। क्या मतलब? हम हैरान हुए। रात को चीमा माछन के घर तुम्हारी दावत है। सुबह नाश्ते का मैंने सुगरा दर्जन को मना कर दिया था, तो कल दोपहर का खाना तो उधर लाजमी ही खाना पड़ेगा। पीनो फकीरनी ने तो तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारी दावत का कह रखा है मुझे, उसे भी इनकार मुमकिन नहीं। लो, अब हम इन माछन दर्जनों के घरों के खाने खाएंगी। हमारे मुंह बन गए। ऐसे नहीं कहते। अल्लाह के बनाए गए इंसान हैं। जात पात बरादरी सब दुनियावी ऊंच नीच हैं। असल तो बंदे की मोहब्बत, प्यार, इज्जत और मान है। उन्होंने तुम्हें किस इज्जत और मान से बुलाया है? इनकार करके ना उनको नाराज करो ना रब को। चलो तैयारी पकड़ो शाम को दावत में जाने की। हम बेदिली से कपड़े पहनकर शाम को आपा के साथ चीमा माचन के घर रवाना हो गए। उसके घर के खाने के ख्याल से ही हमें मतली होने लगी। हम झिझकते हुए जब माचन के घर में दाखिल हुए तो हमारी आंखें खुल गई। ये बड़ा सा घर, ईंटों का सहन, हमारी मार्बल की टाइलें भी इस चमकते फर्श के आगे मांद दिखाई दी। इस सफिया काम चोरनी को तो मैं जाकर देखना कैसे सीधा करती हूँ। गंदा मंदा पोंछा लगाकर टाइल्स का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे इस घर की सफाई पर रश्क और अपनी सफाई वाली पर बेतरह गुस्सा आ रहा था। पत्थर के सेट में जब उसने हमारे आगे खाना चुना तो हम सब ने ही एक दूसरे से निगाहें चुरा ली। ये वही सेट था जो मंजली आपा ने पिछली बार आपा को दिया था। सादा और लजीज खाना हमने शर्मिंदा होते हुए शेर होकर खाया। सोहरा दर्जन के घर में उसके कमरों में चारपाइयों पर बिछी एप्लिक और मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों की बनी बेडशीट्स देखकर हम हैरान रह गए। उसकी बच्चियों के तन पर हमारे कपड़े जदीद तराश खराश और कढ़ाई से बहुत ही दीदा जेब लग रहे थे। कितने ही हमारे नेट के दुपट्टों के डिज़ाइन बनाकर कमरों के पर्दों पर खूबसूरती बखेर रहे थे। इस पसमानदा से इलाके की औरतों में कितना सलीका व हुनर था। बाजी जी, रब सोना आपको बहुत दे। आप लोग हम गरीबों का भरम रख लेते हो। मेरी दोनों बेटियों के जहेज के कपड़े इतने खूबसूरत तैयार हुए कि उनके ससुराल वाले हैरान रह गए कि कौन सी महंगी दुकान से ये कपड़े खरीदे हैं। सोहरा अपनी काबिलियत को पसे पुश्त डालकर हमारी एहसानमंद थी। जिस जिस घर में हम गए सभी घरों में हमारी अरसे से दी गई अशिया के शाहकार नजर आए। तो क्या आपा ने अपने घर में अपने लिए कभी कुछ नहीं रखा? ये सब मुशक्कत और तरद्दुद इन लोगों के लिए करती थी। ये जानकर हमें शर्मिंदगी ने आन घेरा। और जब हम आपा के घर से रुखसत होकर स्टेशन पर आ रहे थे तो एक काफला हमें भी स्टेशन पर छोड़ने के लिए तैयार खड़ा था।
ہر گھر سے ہمارے لیے کئی کئی تھیلے نکلے تھے۔ پلیٹ فارم پر بوروں کا ڈھیر لگ گیا۔ گاڑی اسٹیشن پر کب رکی اور کب سامان چشمے زدن میں چڑھ گیا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ہمارے ذہن تو بس ایک ہی بات میں اٹکے تھے کہ آپا کو جو فالتو سامان ہم احسان جتا کر دیا کرتے تھے، اس سامان سے وہ ان لوگوں کو ہمارا نام لے کر فائدہ پہنچاتی تھیں۔ ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر سب کی باتیں سن کر بھی وہ کتنی پرسکون رہتی تھیں۔ سامان ہمارا تھا مگر نیک نیتی ان کی تھی۔ ہمارا دیا گیا سامان تو لوگوں نے تحائف کی صورت میں ہمیں دنیا میں ہی لوٹا دیا تھا، مگر آپا کے حصے میں یقیناً نیکیوں کے خزانوں کا انبار لگ چکا تھا۔ سارے راستے ہم بھیگی پلکوں سے آپا کی قد آور شخصیت کو سلام کرتے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتے رہے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔